नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके फंडामेंटल देखेंगे, इसका फाइनेंशियल रिवेन्यू देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, नेटवर्क देखेंगे, शेयर होल्डिंग देखेंगे। यानी पूरी तरीके से यहाँ इस कंपनी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस कंपनी में अपना पैसा लगाने जा रहे हो या कुछ शेयर खरीदने जा रहे हो या शेयर बेचने जा रहे हो तो आखिर आपको क्या करना चाहिए, तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई काम करो, है ना। और जो मैं डेटा दे रहा हूँ ये डेटा गूगल से लिया गया है। ये जो है डेटा खुद एनालिसिस किया है और कुछ डेटा गूगल से लिया गया है। तो आप अपने सूझबूझ के अनुसार काम करें ताकि आपको किसी भी तरीके का लॉस ना हो। तो यहाँ पर डेटा मैं आपको रियल दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से कंपनी प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ कर रही है। तो सबसे पहले समझते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये करती क्या है। तो ये करती है, ये होम लोन देती है। अगर आप घर लेना चाहते हो तो उसके लिए लोन मिलेगा, अगर आप घर बनवा रहे हो तो उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा, या अगर घर पर आप लोन लेना चाहते हो, कुछ और काम करना चाह रहे हो तो उस पर भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। ये कंपनी 2010 में मुंबई में शुरू की गई थी। ये कंपनी 2010 में मुंबई में शुरू की गई थी और इसके संस्थापक जो थे उस टाइम पे वो जो है जेरी राव, भारत में एम कैसिस के पूर्व अध्यक्ष और सह संस्थापक जेरी राव बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीओई एंड एमडी पीएम जय कुमार और मनोज विश्वनाथन ने की थी, जो सिटी ग्रुप्स इंडिया के साथ काम कर चुके थे। और 2011 में इनको कुछ हिस्सेदारी बेसेमर वेंचर पार्टनर कुछ राशि दे करके खरीदा था और 2013 में टाटा कैपिटल गोल्ड फंड कंपनी ने कुछ हिस्सेदारी खरीदी थी और 2014 में ये कंपनी प्रॉफिट में आई और फिर से इन्होंने अपना पैर फैलाया इस तरीके से कि प्रेजेंट टाइम में 457 से स्टार्ट किया गया स्टॉक्स प्रेजेंट टाइम में अभी 5 सालों पहले 457-58 रुपए का स्टॉक्स था और आज की डेट में 1018.65 रुपए का स्टॉक प्राइस पहुंच चुका है। तो इस टाइम जैसा कि प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट शेयर डाउन हो रहा है उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं हिस्सेदारी जो बात हो गई तो वो पिछली हो गई और 2014 में मुनाफे में आई थी ये कंपनी। 2024 864 का टोटल शेयर प्राइस था, एक शेयर का प्राइस 864 था और 27 फरवरी 2025 में इसका एक शेयर का प्राइस 1018 हो गया। 5 साल में इन्होंने जो है 64.62% का रिटर्न दिया है और एक साल में 12.6% का इन्होंने रिटर्न दिया है। इसके जो बायर हैं यानी जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं उनकी जो है अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 89% हैं जो बाय करके रखे हैं और जो सेल किए हैं वो 11% सेल किए हैं। होल्डिंग यहाँ पर 0% है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मेन पॉइंट्स पे चलते हैं। प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप है 9,242 करोड़। यानी अगर आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो आपको इनके मालिक यानी एमडी को आपको जो है 9,242 करोड़ देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी कंपनी ये हो जाएगी। इसका पी रेशियो प्रेजेंट टाइम में 25.61 है और इसका पीबी रेशियो प्रेजेंट टाइम में 4.04% है। तो अब यहां पर इसके बारे में समझ लेते हैं। पी रेशियो इसका 25.61 है और इसका पीई रेशियो यानी इंडस्ट्री पीई रेशियो 23.08 है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री पी रेशियो यानी जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें इसका नंबर 23 नंबर पे आता है और इसका अपना जो नंबर है वो 25.61 पे है। यानी कि यहाँ पर इंडस्ट्री पीई रेशियो ज़्यादा होना चाहिए और पीई रेशियो जो है इनका कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनका पीई रेशियो बढ़ा है। और इसका एक चीज़ और बताई जाती है कि पीई रेशियो किसी भी कंपनी का अगर 20 से कम हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी नहीं होता कि पीई रेशियो की वजह से कंपनी डूब जाए या बर्बाद हो जाए, है ना। तो पी रेशियो ये मैटर करता है, जैसे कंपनी का अगर शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहा है तो जब डाउन होगा तो उसी हिसाब से डाउन होगा, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसे हम पीई रेशियो और पीबी रेशियो समझते हैं। यानी इंडस्ट्री में जो इस कैटेगरी के जो और भी कंपनियां हैं उनका जो है टोटल
प्राइस क्या है और इनका खुद का टोटल प्राइस क्या है ना, ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर आपने ये भी समझ लिया। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं पीबी। पीबी क्या होता है? पीबी जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है ना, यानी 4 रुपये खर्च करने के बाद में आपको 1 रुपये मिल रहा है, ये सिस्टम ऐसा है। यानी पीबी रेशियो कम होना चाहिए, ज़्यादा जो है प्रेजेंट टाइम में तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। फिर डेप्ट टू इक्विटी, यानी डेप्ट टू इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास कर्जा कितना है, 0.1% के अंदर होना चाहिए, है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इनकी डेप्ट टू इक्विटी की बात की जाए 3.87% है यहाँ पर, यानी कि कंपनी का अगर 1 रुपया लगा है तो यहाँ पर 3.87% जो है और लोगों ने जो है इसमें कर्जा ले रखा है ना। तो इसका जो है प्रेजेंट टाइम में डेप्ट टू इक्विटी 3.87% है। लेकिन यहाँ पर भी आप ये मत समझिए कि कंपनी डूबने वाली है, क्योंकि और भी कई सारे फैक्ट मैटर करते हैं जो मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट ROE की, इसमें 14.9% है, इसे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये शेयर होल्डर्स के पैसे में कितना रुपए ये कमा करके दे रही है, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पर कितने रुपए में कितना रुपए लोगों को कमा करके दे रही है, ये जो है मैटर करता है। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं EPS की। EPS जो है प्रेजेंट टाइम में एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए वो यहाँ पर मैटर करता है। 40.17 एक शेयर कितना आपको कमा करके दे सकता है, ये मैटर करता है। तो एक शेयर, जैसा कि मैं बता दूं, अभी 1018 रुपये का जो शेयर है 6 पॉइंट पैसा, वो आपको 40 रुपये कमा करके दे सकता है, ये चीज़ हो जाती है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि आप 0.33 यानी प्रॉफिट का हिस्सा, यानी कि अगर कंपनी मान लेते हैं 1 लाख रुपए कमा रही है तो उसमें 0.33% हिस्सा लोगों में बांट दे रही है। कुछ कंपनियां बांटती हैं, कुछ कंपनियां नहीं बांटती हैं। तो कंपनियों को बांटना भी कम चाहिए, और कुछ कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट होता है ज़्यादा बांटती हैं, क्योंकि अगर कंपनी सारा अपना प्रॉफिट लोगों में बांट देगी तो फिर अपने आप को आगे कैसे ग्रोथ कर पाएगी, ये चीज़ मैटर करता है ना। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। तो ये हो जाता है जो है डिविडेंड यील्ड। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब ये हो जाता है, मान लेते हैं अगर एक कंपनी है, बाई चांस किसी भी गलत सिस्टम में आकर के बंद हो जाए, तो उस सिचुएशन में अगर आपने 1018 रुपये का स्टॉक्स खरीदा है तो वहाँ पर 254.889 रुपये यानी 89 पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे। ये होता है बुक वैल्यू, है ना। अब यहाँ बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रेवेन्यू की। फाइनेंशियल रेवेन्यू क्या होता है? 2020, 21, 22, 23, 24, यहाँ पर 2020 में इनका फाइनेंशियल रेवेन्यू 420 करोड़ था, 2021 में इनका रेवेन्यू 489 करोड़ पहुंचा, 2022 में इनका रेवेन्यू 596 करोड़ और 2023 में इनका रेवेन्यू 796 करोड़ और 2024 में इनका रेवेन्यू 1157 करोड़, यानी रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट इनका जो था 80 करोड़ था, फिर 100 करोड़ हुआ 2021 में, मतलब इनका प्रॉफिट जो था 80 करोड़ था और 80 करोड़ से बढ़ा फिर 100 करोड़ हो गया और 100 करोड़ 2022 में इनका 186 करोड़ हो गया और 2023 में 228 करोड़ हो गया और 2024 में इनका 306 करोड़ हो गया। नेटवर्थ की अगर बात करें तो नेटवर्थ इनका 933 करोड़ था 2020 में और 2021 में इनका नेटवर्थ 1381 करोड़ पहुंचा, 2022 में इनका नेटवर्थ 1574 करोड़ पहुंचा, 2023 में इनका नेटवर्थ 1817 करोड़ पहुंचा, 2024 में इनका नेटवर्थ 2121 करोड़ पहुंचा। यानी कि ये मामला तो सही है, लगातार जो है प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है ना। शेयर होल्डिंग की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें 37.9% है और रिटेल यहाँ पर 29.49% है, म्यूचुअल फंड यहाँ पर 15.46% है, प्रमोटर यहाँ पर 14.31% है। प्रमोटर 50% तक होना चाहिए, लेकिन हर एक फील्ड का सिस्टम अलग अलग होता है, तो यहाँ पर इससे जो है ज़्यादा मैटर नहीं करता। फिर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 2.83% है। तो यहाँ पर जैसा कि मेरे हिसाब से मानना है कि जो है कंपनी आने वाले समय में हो सकता है बढ़िया परफॉर्म करे, लेकिन आप अपने सूझबूझ के अनुसार काम करें, है ना। तो मिलता हूँ किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक ले दिया इजाजत, नमस्कार।